नमस्कार दोस्तों, मेरे पास सेविंग करते करते 3 लाख रुपए हो गए। अब इसे मैं अपनी लोन का रीपेमेंट करूं या फिर उसको इन्वेस्टमेंट करूं। मेरी बीवी बोलती है कि मुझे और गाड़ी ले दो। मेरे पापा जी बोलते हैं कि उसको इन्वेस्टमेंट करो। मेरे दादाजी बोलते हैं कि आपने जो कर्ज लिया है उसको कम करो या खत्म करो। मैं ये सिचुएशन में आ गया हूं, अब करूं तो क्या करूं। तो जी हाँ दोस्तों, हम इसी के बारे में बात करेंगे, अपनी होम लोन को रीपेमेंट करें या इन्वेस्ट करें। मैं हूं निकुंज टेक सुविचार से। तो लीजिए शुरू करते हैं। अब जैसे तैसे जुगाड़ करके आपने होम लोन तो ले लिया, अब बारी आई रीपेमेंट की। आपने सेविंग कर कर के पैसा जमा किया है, उसको रीपेमेंट करें या फिर इन्वेस्ट करें। तो ये सिचुएशन में आप क्या करेंगे वो आपको नहीं मालूम चलेगा, आपका सर चकरा जाएगा। तो ये सिचुएशन को कैच 22 कहते हैं इंग्लिश में। ए कैच 22 is a paradox situation in which an individual just cannot escape from the contradictory rules or the limitation। मतलब कि आप इसके शिकंजे से बच के नहीं जा सकते। यहाँ पे ऐसी कंडीशन में बकरा तो हलाल होने ही वाला है। उसको नीचे से काटो या ऊपर से काटो, बकरा तो हलाल होगा ही। It depends on the person to person whether to repayment or go for the investment। मतलब कि अगर आपको रीपेमेंट में जाना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है, ये पर्सन टू पर्सन सिचुएशन अलग हो जाती है। कैसे? इसके अंदर 4 पॉइंट, मेजर 4 पॉइंट ध्यान में रखे जाते हैं। सबसे पहला तो है लोन अमाउंट, दूसरा है सैलरी, तीसरा है एज और चौथा है रिस्क एपेटाइट। ये चारों चीज मरते नजर रखते हुए आपको रीपेमेंट करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है, ये देखा जाता है। और ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है, क्योंकि ये चारों चीज हर एक इंसान की सेम नहीं होती, इसीलिए ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है। वैसे तो हाउसिंग लोन के बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे पहला है लेवरेज द रिटर्न, पर हम यहाँ पे इसका जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये वीडियो में इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। पर लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट मी इन द बिलो कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दिस। दूसरा आता है कि हाउसिंग लोन उसका सबसे लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इसका एक बेनिफिट है। तीसरा है टैक्स बेनिफिट। जैसे हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, मेरे दादाजी ने भी बोला है कि पहले अपना कर्जा खत्म करो या फिर उसको कम करो। अभी यहाँ पे अगर मैं रीपेमेंट कर दूं तो फिर मेरा कर्जा कम हो जाएगा, या फिर रीपेमेंट पूरा कर देता हूँ तो यहाँ खत्म हो जाता है। पर लेकिन ये जो मैंने सेविंग किया हुआ पैसा सारा इसके अंदर रीपेमेंट कर दूं या फिर इन्वेस्ट कर दूं तो मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं रहेगी। और यहाँ पे जी हाँ, जरूर आपको लाइट हो गई है, मैं बात कर रहा हूँ इमरजेंसी फंड की। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड जरूर रखिएगा, फिर बाद में ही रीपेमेंट या इन्वेस्टमेंट की सोचिएगा। अगर आप ये बात मेरी पसंद आती है तो एक लाइक बटन जरूर हिट करिएगा। अगर आपके पास सेविंग है तो सबसे पहले आप इसके अंदर क्या करेंगे, तो मेरे मुताबिक आपके पास जो भी हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन या फिर बोरो किया है पैसा, सबसे पहले वो खत्म करिए। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट में होता है, करीबन 30% होता है। अगर आपने वहां पे लोन लिया है या फिर डिफॉल्ट हुआ है तो सबसे पहले अपना क्रेडिट कार्ड का बोरो किया हुआ अमाउंट खत्म करिए। फिर दूसरा आता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में 12 to 14% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अगर आपने पर्सनल लोन ले रखा है तो वो आप पहले खत्म करिए। फिर तीसरा आता है कार लोन। मेरी बीबी बोलती है कार ले लो आप भैया, 8 से 9% इसके अंदर आता है। अगर कार लोन है तो आप ये भी
पहले ख़त्म करिएगा, फिर बाद में ही रीपेमेंट अपने हाउसिंग लोन या फिर इन्वेस्टमेंट की सोचिएगा। तो चौथा आता है अपना होम लोन। होम लोन में 7 to 8% सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसीलिए जो भी मैंने पहले बताया दूसरा तीसरा वो आपके लिस्ट में आता है, तो वो पहले ख़त्म करिए, फिर बाद में अपना हाउसिंग लोन पे आइएगा। अगर मेरी बात ही आपको पसंद आती है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। हाउसिंग लोन में आता है ईएमआई। ईएमआई बनता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलके आपका आता है ईएमआई। तो ईएमआई आपको हर महीने भरना है। तो इसके अंदर टैक्स बेनिफिट क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट जो भी आपका है वो पूरा सालाना फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख डिडक्शन मिलेगा, वो भी अंडर द सेक्शन 80C। यहाँ पे ध्यान रखिए, इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा आपका ELSS, PFF और FD, तो इसको नहीं आप भूलिएगा। दूसरा टैक्स बेनिफिट है इंटरेस्ट। आपका सालाना जो भी इंटरेस्ट आप भरते हैं वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए अंडर द सेक्शन 24 आप डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है, बेनिफिट लगता है, तो भी आप रीपेमेंट करिए, वरना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो कि अगर आप स्लैब 1 में आते हैं तो आपका 30% यहाँ पे टैक्स है, तो फिर मैक्सिमम आपको 60,000 का ही इसमें सेविंग होगा। अगर आपको लगता है कि कहीं और इन्वेस्ट करके आपको ज़्यादा बेनिफिट लगता है तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट में आप ज़्यादा पैसा रीपेमेंट करते हो तो फिर उसके ऊपर भी एक टैक्स भरना पड़ेगा या नहीं? अगर भरेंगे उसके ऊपर टैक्स तो फिर आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, और वही चीज़ आप कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करो तो आपको फ़ायदा हो सकता है वहाँ पे। तो ये भी आप चीज़ ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करिएगा। आने वाले कल में एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है। कोई नहीं जानता कि कल किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर एक्सपेंडिचर की। तो अगर आपको फ्यूचर में होम लोन या कार की ज़रूरत पड़े, जैसे मेरी बीवी बोलती है कि मुझे कार चाहिए, तो यहाँ पे हम कार लोन का जिक्र करेंगे। तो देखा जाए तो कार लोन 8 से 9% में अभी करंट रेशियो में, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। कार लोन में जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 लाख रुपए जो सेविंग करके रखे हुए हैं वो यहाँ पे कार लोन में डाउन पेमेंट कर दूंगा। तो डाउन पेमेंट करने से मेरा प्रिंसिपल भी कम हो जाएगा और इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे बेनिफिट लिया है वैसे आप भी अपने फ्यूचर एक्सपेंडिचर जैसे कि एजुकेशन लोन है, फिर अपना कार लोन है, और दूसरा गोल्ड लोन है, पर्सनल लोन है, या फिर अपना घर रिनोवेट कराना है, तो आप सारे बेनिफिट यहाँ पे जैसे मैंने कार लोन में लिया है वैसे आप बेनिफिट इसमें भी। मैंने जो पैसे सेविंग किए हैं 3 लाख रुपए, मैं आगे इसको क्या करूं कि मेरी इनकम जनरेट हो उससे। तो कोई लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि शेयर मार्केट में पैसा डाल दें। अगर आपको लगता है कि आपको सालाना 15% से ज़्यादा इसके अंदर मिल जाएगा तो आप शेयर मार्केट में पैसा डाल सकते हैं, वरना देखा गया है कि सालाना 20% डाउन भी आ गया है शेयर। तो शेयर इज दी कंप्लीटली मार्केट ऊपर रहता है, तो ये रिस्क उसके अंदर बना रहता है। तो अगर कोई बोले इसके बारे में तो 2 बार जरूर सोच लेना। दूसरा कहते हैं कि SIP कर ले, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो ये भी इनडायरेक्टली मार्केट के ऊपर आता है। तो ये भी थोड़ा सोच समझ के ही इन्वेस्ट करिएगा। अगर आपको पता है कि 15% मिल जाएगा तो फिर आप इन्वेस्ट करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
बराबर। तीसरा है कि एफडी करवा ले। एफडी की तो सोचना ही मत। आज 26 अगस्त 2020 है, करीबन 7.5% एफडी के इंटरेस्ट है। तो अगर आपको लगता है, नहीं लगता, 7-8% पे तो आपको होम लोन मिला हुआ है, तो इसके अंदर आप बिल्कुल सोचिए ही नहीं एफडी करने के लिए। अगर आपको कोई बोलता है गोल्ड में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि सोना, अभी आप देख रहे हैं अभी का सोने का भाव, इस पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। आपको लगता है सालाना 15% मिल जाएगा तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। तो ये सारी जो बेनिफिट्स थी उसके अंदर से आप सिलेक्ट करके इसके अंदर इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप किसके अंदर इन्वेस्ट करके अपना पैसा, अपनी इनकम जनरेट करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, या फिर आपको कौन सा मेरा आइडिया पसंद आया वो भी बताइएगा। होम लोन के अंदर शुरुआती इनिशियल स्टेज में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है भरने का, और जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही कम अंदर जमा होता है। तो देखा जाए तो प्रिंसिपल जैसे जैसे टाइम आता है वो बढ़ता जाएगा और इंटरेस्ट कम होता जाएगा। होम लोन का लॉन्ग ड्यूरेशन रहता है, लंबी अवधि के लिए ये होम लोन की अवधि बहुत ही लंबी रहती है, 20 साल तक उसका टेनर रहता है। इसलिए होम लोन एक लंबी रेस का घोड़ा है। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो बोलते हैं कि इनिशियली आपको इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज किया जाता है और आपका प्रिंसिपल कम जमा होता है। तो किसी का मानना यह है कि अगर इनिशियल स्टेज में आप रीपेमेंट कर देते हैं तो आपको बाकी का इंटरेस्ट कम भरना पड़ता है। तो ये बात गलत है। अगर आप स्टार्टिंग में भरे या फिर मिडिल में भरे या फिर एंड में भरे, क्योंकि ईएमआई तो सेम रहता है, आप जनवरी में भरे, दिसंबर में भरे या फिर 5 साल भरे, आपका ईएमआई सेम रहता है, इंटरेस्ट भी सेम रहता है। जब तक कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो परसेंटेज है वो कम नहीं होता तब तक आपका ईएमआई चेंज नहीं होगा। और जो ईएमआई है वो हर एक महीने की तारीख जो भी आपने दी है वो तारीख में कटेगा। उसी हिसाब से आप स्टार्टिंग के मंथ में, स्टार्टिंग के ईयर में या फिर 10 साल के बाद भी देखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही का वही रहेगा। एंड के अंदर आपका जो भी प्रिंसिपल है वो बढ़ जाता है जमा होना और इंटरेस्ट कम हो जाता है। वैसा क्यों है? क्योंकि आपका प्रिंसिपल पहले बहुत ज़्यादा था, इसीलिए इनिशियल स्टेज में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा था। अभी जो एंडिंग स्टेज के अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम है, इसीलिए आपको इंटरेस्ट भी कम पैदा, मतलब कि कम वहाँ पे हो रहा है पैदा, इसीलिए आपको कम देना पड़ता है। तो ये बात आप ज़रूर जान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है एट द स्टार्टिंग और एट द एंडिंग और एट द मिडल। मतलब आप कहीं भी रीपेमेंट करें आपको कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। पर लेकिन रीपेमेंट करें वो तो अच्छी बात है, क्योंकि वो रीपेमेंट करेंगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के आएगा, वो कम ही आएगा ना। तो ये बात अगर मेरी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट मारिएगा। चलो अभी कंक्लूजन देख लेते हैं, घुमा फिरा के एंड में अब करें तो क्या करें। तो अभी क्या करें, अभी समझ लो कि अगर आपने रीपेमेंट किया है तो आपका ईएमआई कम हो गया है, तो ये अच्छी बात है ना। अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया, इन्वेस्ट किया, तो भी अच्छी बात है ना, वहाँ पे आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, तभी तो आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, बराबर। और अगर आपकी बीबी गाड़ी लेके खुश होती है तो वो भी थोड़ी गलत बात है। आखिर खुशियाँ तो घर में होनी चाहिए ना। तो मैंने तो अपने पापा की भी सुन ली,
अपनी बीबी की भी सुन ली, अपनी दादाजी का भी सुन लिया। इसका मतलब सब खुश, मैं भी खुश, आप भी खुश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो प्रमोट करिए, क्योंकि अगर आप मुझे प्रमोट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक और मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते ही नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं निकुंज अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।